नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में हम बात करने जा रहे हैं उस मुस्लिम समाज की जो है तो हमारे देश का हिस्सा, लेकिन कई मौक़ों पर अपने आप को अलग थलग पाता है। कई बार कई वाक़े ऐसे आए जब हमारी पुरानी सोच, हमारा नज़रिया उनकी बेगुनाही पर हावी भी हुआ। हाल ही में 14 साल बाद जेल से छूटे मोहम्मद आमिर की कहानी भी यही कहती है, और ऐसे दर्जनों लोग आज भी इंसाफ की बाट जोह रहे हैं। ये सिर्फ एक पहलू है मुस्लिम समाज का। ऐसे सैकड़ों पहलू हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज को अपनी जकड़न से बाहर नहीं निकलने दिया है। सच यही है कि देश के कानून और तमाम सरकारी रियायतें भी मन में बनी खाई को, मन में बनी गांठ को नहीं पाट पा रही हैं, जो दिलों में कहीं दबकर बैठी हुई हैं। तो सरोकार में आज हमारी कोशिश यही है कि इतिहास की एक लंबी चादर को हटाकर नए सिरे से मुस्लिम समाज की दबी हुई आवाज़ को सामने लाया जाए। तो आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त के रहमान खान साहब हैं, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है रहमान खान साहब। इसके अलावा कर्नाटक में माइनॉरिटी एजुकेशन की मिसाल कायम की है आपने। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में समय निकालने के लिए, आपका धन्यवाद। हमारे साथ हरचरण सिंह जोश जी हैं, जो कि पूर्व सदस्य हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। जोश साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अख्तरुल वासे साहब हैं, जो कि निदेशक जाकिर हुसैन इस्लामिक स्टडीज़ जामिया मिलिया के हैं और इसके अलावा इस्लामिक मामलों के बड़े जानकार माने जाते हैं। वासे साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है अफजल साहब, जो कि पूर्व राजनयिक और पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं और अखबार-ए-नौ के एक तरह से कहें संपादक हैं। 29 सालों से आप ये अखबार निकाल रहे हैं, उर्दू का अखबार है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह हैं, जो कि देशबंधु के राजनीतिक संपादक तो हैं ही, साथ ही साथ कॉलमनिस्ट हैं और इकबाल और रोज़ाना सहारा में लगातार लिखते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ें उससे पहले ये ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि इस सरकार ने और देश ने मुस्लिम समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या वादे किए। अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम 2006 में बना, जिसमें ICDS स्कीमों की समुचित उपलब्धता की बात कही गई और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य जांच और अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था कराने का वादा किया गया। स्कूली शिक्षा की उपलब्धता को सुधारने का भी वादा था और ये कहा गया कि अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाकों में स्कूली शिक्षा का विस्तार करना, सर्व शिक्षा के माध्यम से इन तबकों का नामांकन बढ़ाना कोशिश रहेगी। उर्दू शिक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संस्थान खोलने की भी बात कही गई। 1/4 नामांकन वाले स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्रीय सहायता देने का वादा किया गया। मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण यानी मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात भी कही गई और इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए केंद्र से पैसे की भी बात कही गई। अल्पसंख्यक तबके के मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देने की बात थी। मौलाना आज़ाद शिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जा रहे सभी संस्थानों को वित्तीय मदद देने की बात कही गई। 7वां कार्यक्रम रहा गरीबों के लिए स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार योजना, तकनीकी शिक्षा के जरिए कौशल का विकास, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कर्ज की व्यवस्था, राज्य और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती यानी ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करना, उचित हिस्सेदारी बढ़ाना। प्रधानमंत्री के ये जो 15 सूत्री कार्यक्रम थे, उसमें जो 11वां वादा था वो ये था कि ग्रामीण विकास योजना में उचित हिस्सेदारी कैसे बढ़ाई जाए और अल्पसंख्यकों की मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार, संवेदनशील इलाकों में निष्पक्ष और कुशल पुलिस अफसर की भर्ती करना ताकि हालात काबू में रहे, दंगा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई और विशेष अदालत। और 15 सूत्री कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों के लिए पुनर्वास का वादा। चर्चा की शुरुआत करने के लिए रहमान खान साहब आप ही से करते हैं। अब बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी चल रही है, 20वीं बरसी है ये, और एक बड़ी मांग लंबे समय से रही है कि सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध एक कानून लाया जाए और मुस्लिम समाज को कम से कम ये एहसास दिलाया जाए कि कानूनी रूप से तो कम से कम हम आपके साथ हैं। वो वादा भी नहीं पूरा हो पा रहा है। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आज भी जेलों में हैं। मोहम्मद जो अभी आमिर नाम का लड़का छूटा है, उसकी कहानी सबके सामने दिख रही है। ये दो जो इश्यूज आपने उठाए हैं,
बाबरी मस्जिद एक ऐसा सानिया है जो मुल्क के नाम पर धब्बा लगा, मगर उसके साथ साथ जो सांप्रदायिक दंगे हुए, इससे मुल्क में एक ऐसा माहौल बना कि मुसलमानों में ख़ासकर एक भय का वातावरण पैदा हो गया और कम्युनल वायलेंस जो है हमारी सभ्यता, इंडियन एथॉस एंड कल्चर्स के ख़िलाफ़ है। अब बदकिस्मती है कि मुल्क में कम्युनल एलिमेंट्स उभरते जा रहे हैं, इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हुकूमत ने वादा किया कि हम एक कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन बिल लाएंगे। उसके ऊपर काम भी हुआ, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने एक मसूदा भी तैयार किया। अब वो पार्लियामेंट में भी पेश किया गया, मगर ये सेंटर स्टेट रिलेशन के जो इश्यूज हैं उसमें आकर वो जो बिल में कुछ तब्दीलियां लाई, इससे ये तो कम्युनल वायलेंस बिल की बात हुई रहमान खान साहब, लेकिन मुद्दा इससे भी ज़्यादा है। वो ये है कि ये तो आज की बात है, बरसों से तमाम युवा जेलों में बंद हैं। बहुत सारे, अभी जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी टाटा इंस्टीट्यूट का, जिसमें ये कहा गया कि 47% ऐसे युवा हैं जिनको सज़ा नहीं मिली है। सज़ा मिलने वाले सिर्फ 3.8% युवा हैं या जो लोग हैं, लेकिन उसके अलावा 47% लोग जेलों में वो बंद हैं जिनको सज़ा नहीं मिली है, जो अंडर ट्रायल हैं। उनके लिए क्या कर रही है सरकार? ये एक जो सवाल, एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ हुकूमत के सामने है। यानी कि जो भी हमारा कानून कहता है कि नो इनोसेंट शुड बी पनिश्ड, मगर आज जो इन द नेम ऑफ फाइटिंग टेररिज्म जो एक फीलिंग हमारे पुलिस फोर्स में ये बढ़ती जा रही है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। कि सस्पिशन पे आप, वो कहते हैं कि हमको किसी के ऊपर सस्पेक्ट करते हैं तो आप पूछताछ ज़रूर कीजिए। पूछताछ करने के लिए कोई खिलाफ नहीं है, क्योंकि हुकूमत, मुल्क की सालमियत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। उसमें आपको किसी के ऊपर भी सस्पेक्ट है या सस्पिशन है तो आप पूछिए, मगर जब एक आदमी से पूछताछ करते हैं तो उसका कानूनी प्रोसीजर है वो फॉलो करना चाहिए। उसको वो विक्टिम नहीं है, उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको लाके जेलों में बंद करके बरसा उसके ऊपर बगैर ट्रायल के रखना, ये मैं समझता हूं कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। जी, तो हम उसको, हमारी मिनिस्ट्री, हम इसको आगे ले रहे हैं, इसमें डिस्कशन हो रहे हैं, हुकूमत से भी बातचीत हो रही है, होम मिनिस्ट्री से भी इसमें बातचीत हो रही है। एक कोई ना कोई एक मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा। इस मैकेनिज्म पे हम आगे आएंगे, लेकिन शेष नारायण सिंह, जो अभी सवाल उठाया रहमान खान साहब ने कि पुलिस जो ट्रीट करती है, जिस तरह से मुस्लिम युवाओं को ट्रीट करती है, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रेजुडिस दिखता है। क्या ये जो संदेह के आधार पे पकड़े जाने वाली बात है, इसमें क्या कहीं प्रेजुडिस है जो ऐतिहासिक है और उस इतिहास को अभी भी हमारी पूरी व्यवस्था लादे हुए चल रही है, वो निकाल नहीं पा रही अपने मन से, दिमाग से? शक की बिना पे मुसलमान लड़कों को ही क्यों पकड़ा जाता है, ये भी तो एक सवाल पूछा जाए। हाँ। एक नाम नहीं लूँगा मैं, एक स्टेट में अब हमको बहुत ही जिम्मेदार पुलिस अफसर ने बताया, नाम न बताने की शर्त पे, स्टेट का नाम मैंने लिखा भी है 20 जगह, कि साहब वो आती थी पुलिस और शहर में जो पिटी क्रिमिनल थे, जो पॉकेटमारी में कोई था, कोई इधर करता था, कोई छोटे मोटे क्राइम करता था, उनको पकड़ के ले जाते थे, अरेस्ट नहीं करते थे। 3 दिन तक किसी फार्म हाउस में ले जाके उसको पीटते थे, टॉर्चर करते थे और लाके छोड़ देते थे। उस पूरे शहर में ये माहौल बन जाता था कि भाई
छोटे मोटे क्रिमिनल को पकड़ के ले जाएंगे तो पीटेंगे। लोगों का ठीक है। और उसके 6 महीने बाद वो ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ के 15 साल से 25 साल के बच्चों को, ऐसे बच्चों को ढूंढ के ले जाते थे जिनका कि क्राइम का जरा सा भी रिकॉर्ड नहीं था, और उनको ले जाके पीटते थे, लाके हाथ पांव तोड़ के छोड़ जाते थे, कुछ नहीं करते थे, अरेस्ट नहीं दिखाते थे, किताब में अरेस्ट नहीं हो रहा। तो ये जो माइंडसेट है और उसमें पूरा आतंक फैला हुआ है, और हर मुसलमान उस इलाके का रूलिंग पार्टी जिसकी कृपा से हो रहा था उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको वोट देगा। तो आप जाइए इंटरव्यू करिए। तो ये जो माइंडसेट है, इससे निकलने के लिए एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी हमको खड़ा होना पड़ेगा। और उसमें मुसलमान को कुछ नहीं करना पड़ेगा, हुकूमत को कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या हमारे अंदर हिम्मत पड़ेगी कि हम इसके खिलाफ खड़े हों एज ए नेशन? अगर हम खड़े हो सकते हैं तो हम इस सवाल पे बात कर सकते हैं, वरना इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। आप तो 29 साल से अखबार निकाल रहे हैं उर्दू का, और बड़ा मशहूर अखबार है, दिल्ली के लोगों से आपकी रोज़ का साबका है। आखिर क्या ऐसी वजहें हैं, वो माइंडसेट में ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ बसी हुई है जो लोगों के दिलो दिमाग में इससे निकल नहीं पा रही है और खाई को, मन के भेद को और ज़्यादा गहरा करती जा रही है? अमृता जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्लियामेंट में मैं 90 से 96 तक रहा हूँ। हाँ। ये वो दौर है जब बाबरी मस्जिद गिरी थी। ये वो दौर है जब टाडा जैसे इनह्यूमन कानून को लागू करके हज़ारों बेगुनाहों को पकड़ा गया, और टाडा का कन्विक्शन रेट 1% से भी कम था। यानी 100 लोग पकड़े जाते थे, उसमें एक आदमी भी बड़ी मुश्किल से गुनाहगार साबित होता था, और कई कई साल जेल में रह कर के लोग बाद में छूटते थे, बाइज्जत बरी होते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती थी। लेकिन अब तो कम से कम टाडा हमने उस ज़माने में ये लड़ाई लड़ी। रहमान साहब गवाह हैं इसके, वो भी राज्यसभा में थे उस वक्त, 94 में आए थे वो। तो 95 से पहले उस कानून को वापस लिया गया, और हमको ये उम्मीद बंधी कि शायद अब ये जुल्म और सितम बंद हो जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 3 महीने में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे लोगों को लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, मुस्लिम बच्चों को, नौजवानों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। उसमें 6-6 साल, 8-8 साल, 3-3 साल, 4-4 साल से लोग बंद थे। ये एक मीडिया में आ रहा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिन पर हमको गर्व होना चाहिए और हमको है, मैं एक एम्बेसडर की हैसियत से काम कर चुका हूँ देश के लिए, मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम पर गर्व करता हूँ, लेकिन उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रमोशन के लिए, जो अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस देश में कुछ लोगों को विक्टिमाइज कर रहे हैं, कहानियां घड़ते हैं। वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग नहीं हैं, उनको किसी फिल्म इंडस्ट्री में जाकर कहानियां लिखनी चाहिए क्राइम के ऊपर। अभी आईबी के जो चीफ बनाए गए हैं, जी, पहली बार इतिहास में किसी मुस्लिम को आईबी का चीफ बनाया गया है भारत में। जी, आपको लगता है कि उनके आने से स्थिति कुछ बदलेगी, कुछ सोच में परिवर्तन आएगा? 100%। कुछ जो कहानियां आप कह रहे हैं कि वहां पे बैठे हुए लोग बदलेगी, हैं, यही वो तो हमारा कहानियां देखिए, बदलेंगी? बुनियादी बात यह है कि 1947 में सरकारी ओहदों पर मुसलमानों की हिस्सेदारी पार्टीशन से पहले 35% थी। पार्टीशन के बाद 16% रह गई, आज घट करके 3 से 4% रह गई। जब तक सरकार में, मैं इसमें सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, तमाम तबकों की हिस्सेदारी उनकी आबादी के तनासुब से नहीं होगी, मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे। जी। अभी आपने 15 पॉइंट का जिक्र किया, उसमें एक बहुत अहम पॉइंट था कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में उस माइनॉरिटी के लोगों को रखा जाएगा। मेरा ये मानना है कि अगर एक थाने में एक छोटा इंस्पेक्टर भी एक अगर मुस्लिम है या सिख है, तो सिख इलाके में कोई जुल्म करते वक्त 2-3 बार सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, इस मुद्दे पे आएंगे, लेकिन जोश साहब,
आपका अनुभव क्या कहता है? मुस्लिम युवाओं को लेकर किस तरह का एक देश में माहौल है मैडम, और किस तरह की शिकायतें उनकी आती रही हैं? वैसे तो बहुत, मैं अगर शुरू करूं तो 20-25 मिनट बोल सकता हूं, इतने इंसिडेंट मैंने। नहीं, 20-25 मिनट आपको जरूर बोलना है, लेकिन अभी आप अगर 30 सेकंड कुछ में बताऊंगा उदाहरण जो हैं। उदाहरण में मक्का मस्जिद एक बहुत मशहूर चाट की वो दुकान थी हैदराबाद में, वहाँ एक इंसिडेंट हुआ। ये 2007 और 8 की बात बता रहा हूँ। 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और किन को गिरफ्तार किया? जिनकी उम्र 24 साल से नीचे थी, सब नौजवान मुसलमान। हमारे पास शिकायतें आई, स्टेट गवर्नमेंट का जो माइनॉरिटी कमीशन था उसने भी भेजी। हम जब भेजते थे स्टेट गवर्नमेंट को लिखते थे, सरसरी तौर पर जवाब आ जाता था। कमीशन ने तय किया कि आप विज़िट करेंगे। मैं गया वहाँ विज़िट, मेरे एक साथी और थे मेंबर, हम दोनों गए। हमें पता लगा, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि हम उनके पास जो लोग जेलों में बंद हैं पिछले 2 महीने से, हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से बात की कि ये इंसिस्ट कर रहे हैं उनको मिलने के लिए। हम जेल में गए उनसे मिलने के लिए। उनसे पूछा हमने, क्या हुआ? बोले साहब हमको इन्होंने वो बम ब्लास्ट केस में पकड़ लिया कि आपके मोबाइल पे ये फ़ोन आया था, ये आया था, कहानियाँ सुना दी सारी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें रात को 8 बजे के करीब जज साहब के घर पे पेश करते थे और रिमांड दे दिया जाता था। बात ये है कि आप लोगों ने अल्पसंख्यक मामलों के सदस्य की तरह से गए, उनसे बातचीत की, उस मुलाकात से उसके बाद क्या बताता हूँ, रिजल्ट जो है वो रिजल्ट वही बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं। उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद दोबारा हमने जब वो रिपोर्ट सबमिट की, दोबारा हम गए उन लोगों की जिनको के जमानतें नहीं हो रही थी, हाई कोर्ट ने जमानत कर दी। नीचे सब रिजेक्ट करते गए। हाई कोर्ट ने जब कमीशन ने स्टेटमेंटें दी, जाके हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इन लोगों को बेकसूर पकड़ा गया है, उनके बाद उनकी जमानतें हुई। और अभी रिसेंटली मैं अखबार में पढ़ रहा था, वो सब बरी भी हो गए। जी वासिर साहब, ये वो कहानियां हैं जो हमने इन तमाम लोगों से बातचीत करके देखी। जो आप लोग हैं, आप लोग उनके दिलों में कैसे विश्वास जगाने की कोशिश करते हैं, या विश्वास की कहाँ पर कमी पाते हैं मुस्लिम समाज के युवाओं में या पूरे समाज के अंदर, जिसकी वजह से उनके अंदर घबराहट है या वो अपने आप को पूरे सोसाइटी के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इस पूरी मैं सोच से बिल्कुल अपने को अलग करता हूँ कि वो जोड़ नहीं पा रहे हैं। वो पूरी तरह जुड़े हुए हैं। राजनीतिक जो हमारी प्रक्रिया है उसमें वो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह से हिस्सा लेते हैं, सरकारों को चुनते हैं। यहाँ पर जितनी देर से मैं सुन रहा हूँ, कहीं ना कहीं पुलिस और ब्यूरोक्रेसी पे बार बार बात आ रही है। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी यकीनी तौर पे जिम्मेदार है, मैं उनको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन मैंने पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को वोट देकर चुना नहीं है। जिन्हें मैंने चुना है, जो राजनीतिक सत्ता चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जिनके अधीन काम करती है, उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है, ये बुनियादी तौर पे सवाल है जो कि तय करेगी इस देश की दशा को भी और दिशा को भी। लेकिन वासिर साहब, नीति जो बनाई जा रही है उसमें तो हर वक्त ये कहा जा रहा है कि हम इतने हजार करोड़, इतने पूरी इतनी सूत्रीय कार्यक्रम चलाएंगे, लेकिन नीयत में आपको मैं वही बात कर, 15 सूत्रीय कार्यक्रम को आपने कहा 2006 से, ये 1982 में बनाया था इंदिरा जी ने, और हर प्रधानमंत्री ने इसको अपना कार्यक्रम घोषित किया। लेकिन प्रोग्राम था वो 20 नुकाती प्रोग्राम था, 15 नुकाती प्रोग्राम इंदिरा जी ने शुरू किया। मैं जो बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, दुनिया की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली 6 जामा मस्जिद का एरिया हो, निजामुद्दीन का एरिया हो, सीलमपुर, जाफराबाद, गोंडा, जामिया नगर, ये सब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बाड़ा हिंदू राव हो। अगर एक ITI या एक पॉलिटेक्निक इस कार्यक्रम के तहत 1982 से आज तक बना हो तो मैं जानूं। दूसरी बात, उर्दू के हवाले से बात हो रही थी। उर्दू मीडियम स्कूलों के अंदर उर्दू जानने वाले प्रिंसिपल नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उर्दू प्रिंसिपल्स की कमी है, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली 6 में ITI नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि KVS स्कूल नहीं है, लेकिन जहां तक हमने मानव संसाधन मंत्रालय कवर करते हुए पिछले 8-10 सालों से देखा है कि जो मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया है
मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से चलाई जाती है, उसका मुस्लिम समाज के अंदर ही बहुत ज्यादा विरोध है। कोई विरोध नहीं है, आपसे मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, आज से जुड़ा हुआ नहीं हूं। 32 साल से ज्यादा उसमें हो गए हैं। मुसलमान अपने बच्चों को दाखिला दिलाना चाहते हैं, मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूं, सरकार अगर क्या में सच्ची है तो उसको ये चाहिए। मैं कुछ नहीं आपसे कहता, मैं रोजगार की बात नहीं करता आपसे, लेकिन आप शिक्षा संस्थाओं में नर्सरी से लेके और IIT तक 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए सिर्फ 25 साल के लिए कर दीजिए, और उसके बाद उनसे कहिए हमने तुम्हें सक्षम बना दिया, योग्य बना दिया, अब अपनी जिंदगी के अंदर अपना मुकाम पैदा करो। लेकिन तालीम के लिए तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी बात, एक आखिरी बात, हुआ क्या है कि एनडीए के जमाने, मुझे कहने में कोई तकल्लुफ नहीं है, एनडीए के जमाने में मदरसे टारगेट थे। यूपीए के जमाने में आके जो उच्च शिक्षित मुसलमान हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो आजकल टारगेट किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि हम ये कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। आप इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन सारे केसेस को, एक बच्चे को दिल्ली से उठाते हैं, एक मुकदमा दिल्ली में, दूसरा मुकदमा जयपुर में, तीसरा मुकदमा अहमदाबाद में कायम करते हैं, जिंदगी बर्बाद करते हैं। इन सब बच्चों के सारे मुकदमों को एक छत के अंदर लाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट से फैसला कराइए। अगर ये बाइज्जत बरी हो तो जो जिन्होंने इन्हें फंसाया है फिर उनको सजा दीजिए, और इनके खानदानों को और इनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम कीजिए। सरकार की जिम्मेदारी जी, और सरकार की जिम्मेदारियां और क्या क्या हैं और कहां तक उसने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, इस पर चर्चा जारी रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें बासी साहब कह रहे थे। एक तो ये कि मुस्लिम युवाओं को शिक्षा में किस तरह से भागीदारी बढ़ाई जाए, और दूसरा ये कि अगर जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उन्हें ठीक तरीके से रोजगार के मौके मिले और उनको टारगेट ना किया जाए। रहमान खान साहब, सरकार तो लंबे समय से मुस्लिम के फेवर की बातें करती रही है, लेकिन आज तक उनकी मांगे या उनके जो बेसिक ज़रूरतें हैं वहाँ तक भी वो पूरी नहीं हो पा रही। क्यों ऐसा हो रहा है? ये एक हकीकत है। हाँ। जो आपने दो मुद्दे रखे हैं, एक तो आज कोई माने या ना माने, एक माहौल मुसलमानों में है कि हमारे यूथ को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि एक उनको सही तरीके से ये कोई हुकूमत कन्विंस नहीं कर पा रही है। मैं ये मानता हूँ हुकूमत के ये बच्चों को किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है, और हर हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि इस पूरे मुस्लिम समाज को कॉन्फिडेंस में लें। हुकूमत के तो आप हिस्सा हैं। नहीं, वही मैं कर रहा हूँ, हर हुकूमत को मैं यही कर रहा हूँ कि हमको चाहिए कि मैं ये बात रख रहा हूँ वाज़ेह तौर से कि मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है। अगर मुल्क में आतंकवाद है तो सिर्फ आप मुसलमानों को छोड़कर हम आतंकवाद फाइट नहीं कर सकते, हम उनको साथ लेके ही आतंकवाद को फाइट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो माहौल बन रहा है इसको हम कोई ना कोई इसका रास्ता ढूंढना चाहिए। माहौल जो बन रहा है कि मुसलमान यूथ को हम अरेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये बात हम प्राइम मिनिस्टर तक भी कह चुके हैं, और आजकल ये बहस का मुद्दा है, पूरे अखबारों में इस पे हो रहा है और हम उससे अलग हो नहीं सकते। तो मेरी एक कोशिश है, हुकूमत का हिस्सा हूँ, मेरी एक कोशिश है कि इस पे कोई नहीं कोई एक नतीजे पे हम आए, और ये जो माहौल बन गया है इसको ट्रांसपेरेंसी रहें। कोई किसी के
कानून के लागू करने में कोई बाधा नहीं डालना चाहते, मगर कुछ ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, इसके ऊपर गौर हो रहा है। जी। और दूसरी बात आपने कही, जो हुकूमत के स्कीमें बनते हैं और वो पहुंच नहीं पाते, हुकूमत, मैं ये मानने तैयार नहीं हूं कि हुकूमत को दिलचस्पी नहीं है। हुकूमत के दो हिस्से होते हैं, एक इम्प्लीमेंटेशन, एक पॉलिसी मेकिंग। जहाँ तक पॉलिसी मेकिंग की बात है, हमारे पास पॉलिसी बनी अच्छी है, मगर कहीं ना कहीं हम इम्प्लीमेंटेशन में फेल हुए हैं। तो इसके ऊपर हम गौर कर रहे हैं। ये जो भी पॉलिसीज हैं, यानी कि मेरी जो मिनिस्ट्री है उसमें इन चीज़ों पर गौर करना मेरी जिम्मेदारी है, यानी कि हमारी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी, जो 15 पॉइंट प्रोग्राम जी, है, जी, जी। उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी हमारी है। जी, ये जो रहमान खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी ले, और दूसरा उनका ये कहना है कि ये पॉलिसी मेकिंग की समस्या नहीं है, समस्या उससे आगे बढ़कर उसके इम्प्लीमेंटेशन की है, पॉलिसी में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है, अगर उसका 15% हिस्सा भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो 65 सालों में कुछ तो जिंदगी सुधर गई होती मुसलमानों की, कम से कम विश्वास का दायरा कुछ तो बढ़ा होता। देखिए, मैं इससे आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। 15% आप मत कहिए, मैं तो कहता हूँ उससे भी ज़्यादा विश्वास का दायरा बढ़ा है। हाँ। और ऐसा नहीं है, मुसलमान ने भी इस विश्वास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोर किया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान का, एक आम हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू है या सिख है या ईसाई है, उसके अंदर विश्वास बढ़ा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको बताया, जिसकी तरफ अभी अख्तरुल वासिद साहब ने इशारा किया, और बड़ी सही बात कही उन्होंने, कि अगर हमको आज, अगर आप मुसलमानों में किसी वक्त पूछें कि हमारी जो सरकार चलती है उसमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, इसमें सबसे ज़्यादा एतमाद किस पर है लोगों का, तो एतमाद जुडिशरी पर बताते हैं, इसलिए कि फैसला वहाँ से होता है उनका। आज भी मैंने आपको मिसाल दी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जहन से मुसलमानों के खिलाफ नफरत और घृणा जो है वो खत्म नहीं हुई। नहीं, लेकिन आप तो ऐसी सरकारों का हिस्सा रहे हैं, आप पार्लियामेंट में रह चुके हैं जहां पर पॉलिसी बनाई जाती है। मेरा सवाल ये है कि जब पॉलिसी मेकर्स ये सारी बातें जानते हैं, तो कानून के रखवालों, कानून बनाने वालों के बीच वो तो रहमान साहब ने खुद जवाब दिया कि जिम्मेदारी सरकार की है। हाँ। और लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी है, जो एग्जीक्यूटिव कर रही है काम, जो कुछ कर रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, उसकी जिम्मेदारी है, उससे वो बच नहीं सकते। लेकिन देखिए, एक बात, सरकार को चलाते वक्त जो ऊपर बैठा हुआ एक आदमी है, बहुत सारी चीजें उसकी नॉलेज के बगैर भी होती हैं। रिपोर्ट्स आती हैं, ऊपर आने के बाद दस्तखत होकर नीचे चली जाती हैं। अब जब रिपोर्ट्स बनती हुई आती हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ज़हनियत के तहत तैयार किए जाते हैं। अभी अख्तरुल वासिद साहब ने एक जिक्र किया, मैं नहीं मानता हूं दिल्ली के अंदर, दिल्ली में सरकार बड़ी सेकुलर है, लेकिन क्यों माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नहीं बन रहा? क्यों? इसलिए कुछ नेग्लिजेंस भी है और कुछ एपैथी भी है कि माइनॉरिटीज के इशू हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, शेष नारायण, ये सिर्फ अपैथी का मामला है, नेग्लिजेंस का मामला है, या राजनीतिक प्रतिबद्धता की कहीं कमी आप देख रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम समाज को केवल एक वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जब भी चुनाव के करीब आते हैं, उनके लिए हर तरह के हर सूत्री प्रोग्राम खुल जाते हैं, और इसके बाद फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। उसमें जो बहस है वो डिरेल हो रही है। मुसलमान की आज सबसे बड़ी समस्या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन या दीगर चीज़ें जो हैं वो हैं, ऑलरेडी हैं, लेकिन जो उसकी सिक्योरिटी की क्या गारंटी है? और लैंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। रहमान भाई चाहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, स्टेट गवर्नमेंट्स का सब्जेक्ट है लैंड ऑर्डर। और आज मुसलमान के सामने जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया, वो समस्या ये है कि जो लड़का घर से निकलेगा कहाँ पकड़ लिया जाएगा कौन नहीं जानता। एक लड़की को पकड़ के उन्होंने गोली मार दी, एक डीआईजी साहब ने, जेल में है आजकल। और जब मैंने पूछा, एक टीवी चैनल ने फुल, साहब लड़की जो है आतंकवादी थी और ये थी वो थी, मैंने पूछा भाई वो कहाँ से आतंकवादी हो गई? वो लड़की तो बम्बई से पकड़ के लाए थे, मुमरा से, और उसको आपने गोली मार दी। तो टीवी चैनल के हेड ने मुझसे कहा कि साहब वो लड़की एक मुसलमान लड़के के साथ लखनऊ में जाके 2 रात रही थी, इससे कोई लड़की टेररिस्ट हो जाती है? तो आप जो है, जो स्टेट है, जैसे एक स्टेट है जो कि मुसलमान सारे उसको वोट देने जा रहे हैं इस इलेक्शन में, क्यों? डर के मारे। तो ये जो सवाल है, इसको कोई क्यों नहीं एड्रेस करता? दूसरा, 1993 में जो बम ब्लास्ट हुए थे बंबई में, एक भी आदमी, जो कस्टम्स के जो इंपोर्ट हुआ था, स्मगल हुआ था, वो सारा ब्लास्ट स्मगल हुआ था, एक भी लड़का मुसलमान नहीं था।
सब कस्टम वाले सब हिंदू थे। तो इस माइंडसेट से निकालने के लिए क्या हुकूमत कैंपेन कर रही कि नहीं? सरकारी फैसलों से कुछ नहीं होने वाला है। और ये लड़के जो बैठे हैं, इन बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम ही नहीं है। तमाम स्कूल हैं। नहीं, सरकारी हुकूमत चाहे तो माइंडसेट बदल सकती है। राजनीतिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक नजरिया अगर इसमें रहे ठोस, तो शायद ये जो समस्याएं हैं इसको कुछ हद तक दुरुस्त किया जा सकता है। देखिए, हुकूमत ही, मैं ये यहाँ ये कहना चाहता हूँ, हुकूमत ही माइंडसेट नहीं बदला सकती, समाज को माइंडसेट बदलाना, यानी समाज में हुकूमत की भी जिम्मेदारी, जैसे मैं पहले कहा। लेकिन हुकूमत समाज का ही तो एक आईना होता नहीं, है। नहीं, ये आईना होता है, मगर हुकूमत की जो जिम्मेदारी है माइंडसेट को चेंज करने की, क्योंकि बन गया है माइंडसेट। उसे पब्लिसिटी कर सकती है, कोई ये सेमिनार्स कर सकते हैं, मगर समाज में सोशल वर्कर्स, एनजीओस ऐसे उभरना चाहिए कि ऐसी जो माइंडसेट है उसको फाइट करना चाहिए। यानी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज को बदलना हुकूमत के लिए नहीं, ये समाज को समाज ही बदलेगा। समाज में अच्छे सोच के लोग हैं वही बदलेंगे। हमको चाहिए कि अच्छे सोच के लोगों को लेके आगे बढ़े, और ये जो ऐसे जो माइंडसेट हैं जो इस मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं कम्युनलिज्म से, ऐसे लोगों से लड़ने के लिए समाज से ही उभरना चाहिए। माइंडसेट मैं बदलने अमृता जी आपकी एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, माफ़ कीजिए, आप उनसे पूछ रही थी। कल का एक वाक़या आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कल मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट नहीं, बहुत सारी पार्टियों के गैर मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट और कुछ मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट प्रधानमंत्री से मिले। अभी FDI चल रहा है, सारे टेलीविज़न चैनल्स उस पर दिखा रहे हैं। कोई भी इशू होता है, अभी जब महाराष्ट्र के अंदर 2 बच्चियों को पकड़ा शिवसेना के इशारे पर या वहाँ की पुलिस ने, तो टेलीविज़न के चैनल्स 2 दिन तक सब कुछ दिखाते रहे। लेकिन कल जो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई है वो इस इशू पर हुई जिस पर आप डिस्कशन कर रही हैं। बिल्कुल। यानी मुस्लिम बेगुनाह मुसलमान बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको पकड़ के आप अंदर कर रहे हो और वो बाहर आ रहे हैं। उसको लेकर के कल मिले लोग। उर्दू के हर अखबार के अंदर फ्रंट पेज लीड न्यूज़ है ये। अंग्रेजी के किसी अखबार में मैंने 2 लाइन की न्यूज़ नहीं देखी है। हम नेशनल प्रेस का हमेशा आभारी रहे हैं कि उन्होंने हमेशा सेकुलरिज्म के झंडे को आगे बढ़ाया है, लेकिन अभी मैं कमी देख रहा हूं इसके अंदर। सिर्फ वो भी चीज़ें वो देते हैं जो बिक रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी खबर थी जिसको दिखाना चाहिए था। मुझे याद है जब मैं टाडा के खिलाफ आवाज़ उठाता तो अंग्रेजी के अखबारात मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा करते थे। आज ये लोग मिले कल पार्लियामेंट के अंदर, प्रधानमंत्री से मिले। बहुत अहम बात, प्रधानमंत्री ने उनको एश्योरेंस दिया। ये सारे अखबारों में आना चाहिए था। इससे भी माइंडसेट जो होता है वो बदलता है। जी, लेकिन माइंडसेट बदलने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से क्या किया जा रहा है? क्योंकि आप लोग तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, उसके निदेशक हैं, जहां पर कि माइंडसेट बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। ऐसा है कि हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम बच्चों में इस मुल्क के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा करें, जो हम पैदा करने में सफल हुए हैं। हमें गौरव है और गर्व है इस बात पे कि 1984 में जब दिल्ली जल रहा था, एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा था, तो जामे मिल्लिया इस्लामिया जो थी वो एक तरह से उनके लिए शरण का केंद्र थी, शेल्टर होम बन गई थी, जहाँ के हमने सबको रखा और खैरियत से रखा। जहाँ पर आज भी आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं वो जामिया का ख्याल रखती हैं और जामिया उनका ख्याल रखती है। जो आप बात कह रही हैं, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि देखिए, जो अभी बात कही जा रही है, मैं फिर कहता हूँ कि जो अपने आप को सेकुलर पार्टीज कहते हैं, उनकी जहाँ स्टेट्स हैं जहाँ वो रूल कर रहे हैं, क्या वजह है कि वहाँ पर जो मंजरनामा हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं हैं उन स्टेट से जो कि रैंक कम्युनलिस्ट कहला रही हैं। इस बात पर गौर करना चाहिए। और वो पार्टी का सर्वोच्च जो नेतृत्व नहीं, जो सर्वोच्च नेतृत्व है वो क्यों नहीं, क्या मैं दिशा निर्देश देता और अपने चीफ मिनिस्टर को काबू में करता। मैं साफ बात कहना चाहता हूँ, मेरा वही कहना है जो कि कवि ने कहा था, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा।
मुझे राहजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अभी बात हो रही है सरकार की मानसिकता बदल जाएगी तो सत्ता की मानसिकता बदल जाएगी, सत्ता की मानसिकता बदल जाएगी तो जनता की मानसिकता बदल जाएगी। आज की आप बात कर रही हैं, आज कल एक घटना घटी, कुछ लड़कों ने एक लड़की को रेप किया। आज सुबह एक चैनल पर जामे मिल्लिया इस्लामिया के विद्यार्थी आता रहा, लड़कों के नाम नहीं दिए गए क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय के नहीं थे। हमारा मानना यही है। जामिया कहकर आपने एक संदेश देना चाहा जो देने में कामयाब हो गए, लेकिन उन बच्चों के नाम बता देते आप तो चीजें दूसरी हो जाती। आपका ये कहना है तो कि मतलब जनता की मेरा कहना मानसिकता ये है, तभी बदलेगी मेरा जब कहना ये सत्ता है, अपनी मानसिकता मेरा कहना बदलेगी, और सत्ता की मानसिकता तभी बदलेगी जब समाज। सरकार, प्रेस और समाज तीनों को मिलकर काम करना होगा, लेकिन सरकार को नेतृत्व देना होगा और स्टेट और सेंटर के झगड़े में डालकर हमारा मजीद शोषण हो, ये नहीं होना चाहिए। हमें अगर जरूरत पड़े तो अपने संविधान में सरकार के नुमाइंदे खुद चाहिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री इस वक्त हैं, उनसे पूछेंगे कि सरकार इस मामले में क्या हस्तक्षेप कर सकती है और कैसे देश में मुसलमानों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जनता, सत्ता और समाज की बात कर रहे थे। समाज को बहुत करीब से देखा है आपने, समझा है आपने, और बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों से सीधा आपका साबका पड़ता रहा है, उनकी शिकायतों से, उनकी परेशानियों से। मेरा सवाल ये है कि ये परेशानियां तो आपके पास शिकायत के रूप में आती होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो आपके पास नहीं आती होंगी, जैसे ख़ास तौर से मुस्लिम बस्तियों में जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा उनके अपलिफ्टमेंट के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए उन इलाकों के, वो उस तरह से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाते हैं? क्या वहाँ मुश्किल आती है और क्या उस तरफ कभी आप लोग का ध्यान गया? जो मुद्दा है, सरकार ने सच्चर कमेटी के बाद एक बहुत बढ़िया स्कीम 15 पॉइंट प्रोग्राम बना दिया। 4000 करोड़ रुपए का बजट भी आ गया। उस साल की बात कर रहा हूँ, 2007 की। सरकार की पॉलिसी बहुत बढ़िया है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ नहीं होती। अभी आपने सबने एक ही बात कही कि माइंड सेट, कौन माइंड सेट करता है? प्रेस करती है। कौन माइंड सेट करता है? टेलीविजन करता है। आप जब कहेंगे कि ये मुसलमानी आतंकवादी है, ये प्रेस कर रही है सब कुछ। नहीं, सुन कम से लीजिए, कम हम भी प्रेस वाले हैं और हमें नहीं, मेरी सुन लीजिए, मेरी पहले बात सुन लीजिए। आई मे बी रॉन्ग, हु राइट्स, आई एम नॉट अलेजिंग यू, आई एम जनरल टॉकिंग इट, कि जहां लिखते हैं, मुझे पता है हैदराबाद हुआ, इंदौर में दंगे हुए, अमरनाथ की यात्रा के लिए दंगे इंदौर में हो रहे हैं, जबकि अमरनाथ की यात्रा को उनको पता ही नहीं कि वहाँ यात्रा किस चीज़ की है। कश्मीर का इंसिडेंट कर रहा हूँ। हम वहाँ गए, 5 लोगों को मार दिया गया और करीब 25 के करीब लोग जेलों में थे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा, बोले साहब ये दंगे कर रहे थे, जब मस्जिद से निकले इनके हाथ में पत्थर थे। मैं क्या, जब गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जाता है आदमी, वो खुदा की इबादत करने जाता है, पत्थर लेके नहीं जाता। तो आपने कहा मस्जिद से निकलते उन्होंने पथराव शुरू किया, पुलिस को मजबूरी में। सरकार ने 90 डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान में ऐसे चुने, सुन लीजिए पहले मेरी बात, 90 डिस्ट्रिक्ट ऐसे चुने जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है। उस डिस्ट्रिक्टों में 2007 मार्च तक 288 पब्लिक सेक्टर बैंकों की ब्रांचें खोली ताकि इनको लोन दिया जाए। अब लोन देने के लिए कौन बैठा हुआ है? मैनेजर बैठा हुआ है, ये कागज लाओ, वो लाओ, ये लाओ, वो लाओ।
नहीं मिला उनको नहीं, लोन। वो तो हर गरीब तबके नहीं, के नहीं, साथ मेरी होता सुन है, वो लीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं, केवल मुस्लिम मैं तो- समुदाय के साथ हो रहा I am है। आप only केवाईसी confined to फॉर्म the- भरने वाले किसी भी गरीब तबके के पास चले जाइए, उसको भी उतना ही परेशान किया जा रहा है। पर ये मुस्लिम को पूरी ज्यादा व्यवस्था किया की जाता है, मुश्किलें मिनॉरिटी को हैं। ज्यादा किया जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आपका हो सकता है एक्सपीरियंस दूसरा हो, वो तो मुझे पता है। मैं पब्लिक लाइफ में मैं डायरेक्टर था पंजाब सिंध बैंक का। मैंने सारी जिंदगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काटी है, स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का। आई हैव सीन एवरीथिंग इन माय लाइफ। तो मुझे जितना एक्सपीरियंस लाइफ का है मैं जानता हूँ। मैं उस एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, पॉलिसी जो 15 पॉइंट प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ने दिया है उसमें शिक्षा की बात भी है। जो 90 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं उनमें लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए हैं, लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज स्कूल बनाए हैं। मैं जानता हूं कि मुस्लिम लड़की पर्दानिशी है, वो बाहर नहीं आ सकती। दिल्ली शहर में आ रही हैं, एक नया कल्चर शुरू हुआ है। दे आर कमिंग एंड दे आर गेटिंग दी एजुकेशन इन इंग्लिश स्कूल्स। बट वेयर एज दूसरे हिस्सों में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये 90 कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में जी 12 डिस्ट्रिक्ट। आपने मुस्लिम समाज को एजुकेट करने की बात कही। आपने कर्नाटका में एक मिसाल कायम की है मुस्लिम समाज के एजुकेशन को लेकर। लेकिन जब ये समाज आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़कर इस शिक्षा हासिल करना चाह रहा है, उन्हें जो बाकी सारी सुरक्षा की गारंटी है, क्या वो दे पा रही हैं सरकारें? देखिए, मैं जो आप कर्नाटक की मिसाल या साउथ की मिसाल आपने दी, आज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि दोनों तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए। यानी कि अगर हम ये समझ के कि सरकार से हर कुछ होना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि सरकार को हम कभी प्रोवाइडर नहीं समझना चाहिए, सरकार को हम फैसिलिटेटर समझना चाहिए। इससे हमें बहुत से मुश्किलात का सामना पड़ रहा है कि जब हमारा भी माइंडसेट बन जाता है कि सरकार एक प्रोवाइडर है तो हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं सरकार से। अब साउथ में हमने सरकार को फैसिलिटेटर समझा और हमारे तालीमी इदारे हमको मुश्किलात भी पेश आए, उसके बावजूद भी हम आगे बढ़े। और यही जो होना चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी से भी इनिशिएटिव उभरना चाहिए। जो इनके, मैं गरीब मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन मैन की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे समाज में भी, मुस्लिम समाज में भी वो बेदारी पैदा होना चाहिए कि ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ हर चीज़ हासिल करेंगे, जद्दोजहद करके हासिल करेंगे। ये माइंडसेट भी हमको बनाने की ज़रूरत है। इसमें हम साउथ में कामयाब हुए हैं, हो सकता है कि हम नॉर्थ में भी इंशाल्लाह इसको कामयाबी बनाने की कोशिश वासी करेंगे। साहब, एक जगह उपराष्ट्रपति ने भी ये कहा था कि दरअसल मुस्लिम समाज छूट और रियायतों से ऊपर उठकर सोचना शुरू करे तो शायद वो अपने आप को समाज में ज़्यादा मजबूती से रख पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल, मैं उपराष्ट्रपति जी की बात का 100% अनुमोदन करता हूं, समर्थन करता हूं। उसकी सच्चाई पे मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो बुनियादी तौर पे बात ये है, जो अभी रहमान खान साहब ने भी कहा, ये फैसिलिटेटर वाली बात इन्होंने कही, मैं उसको भी सब्सक्राइब करता हूँ। असल मसला ये है कि जब इसी दिल्ली के अंदर नॉर्थ इंडिया में भी हकीम अब्दुल हमीद ने जब एक इनिशिएटिव लिया तो वो उन्होंने एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी बना दी हमदर्द के नाम पर। ऐसा नहीं है, मगर जो बुनियादी तौर पे बात है, हमारे वक्फ के मामला है। दिल्ली के अंदर 123 प्रॉपर्टीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुकी है कि ये दे दी जाएं। आज तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद वो नहीं दी गई। अगर आज रहमान खान साहब के नेतृत्व में उस वक्फ प्रॉपर्टीज को कॉमर्शियल उसके लिए यूज किया जाए तो वो उनसे मुसलमानों का जो बात आप कह रहे हैं, हमें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान ये समझता है, उसकी ये आस्था है, जो कुछ हिंदुस्तान के हित में है वो मुसलमान के हित में है। हिंदुस्तान का हित और मुसलमान का हित दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन मसला क्या है, जो उनके का हक है वो उन्हें दीजिए और जो उनका फर्ज है वो उन्हें अदा करना चाहिए। हमसे सिर्फ हम फर्ज अदा करते रहें और हमारा हक न दिया जाए, ये सवाल है जिसका जवाब सरकार से चाहिए। कम्युनिटी का जो रोल है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हैदराबाद में एक अखबार का दफ्तर है, बहुत ही ऑनरेबल अखबार का दफ्तर है। दोपहर बाद अखबार का दफ्तर खुलता है और सुबह वहाँ पे वो कोचिंग चलवाते थे वो
और यहाँ पे अनलिमिटेड स्कॉलरशिप्स हैं इन बच्चों के लिए, अनलिमिटेड। एनी मौलाना फाउंडेशन में, सब गलत हो तो बताइएगा। और यहाँ पे स्कॉलरशिप लेने वाले नहीं आते, वहां पे साउथ में जाइए हर सबको स्कॉलरशिप दी जा रही। तो कम्युनिटी के जो एजुकेटेड अपर क्लास मुस्लिम्स हैं उनका फर्ज है। यही बात ने साचार कमेटी में, जस्टिस साचार के जो कमेटी है इसमें दो हिस्से हैं जी। एक तो रिकमेंडेशन है जो बैकवर्डनेस है मुसलमानों में, उसको दूर करने के क्या क्या रिकमेंडेशन। इसी तरह जस्टिस साचार ने ये याद दिलाया है कम्युनिटी, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है, अपने समाज को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत तक देके नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी। मैंने कल ही पढ़ी कि देवबंद दारुल उलूम की तरफ से एक फतवा जारी किया गया है कि मुस्लिम लड़कियां रिसेप्शनिस्ट नहीं बन सकती। इस तरह की कोई बात सामने आई, लेकिन सवाल यह है कि अगर कम्युनिटी की तरफ से इस तरह के फतवे जारी होंगे तो मुस्लिम लड़कियों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद होने लगते हैं। अमृता जी, आपने खाली वो फतवा पढ़ के बात मत खत्म कीजिए, उस पर मेरी जो टिप्पणी है और दूसरे लोगों की जो टिप्पणी आई है, हम भी इस्लाम के थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, इस्लामी पढ़ाते हैं। हमने कहा है कि फतवा केवल मात्र एक ओपिनियन होती है, उसका वो पाबंदी होना उसकी जरूरत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, मुसलमान औरत इस्लाम के दायरे में परिसीमन में रहते हुए जिंदगी के हर मैदान में अपना रोल अदा कर सकती है, उससे उसे न रोका जा सकता है न वंचित किया जा सकता है। लेकिन आपने कहा कि ओपिनियन है वो कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये ओपिनियन समाज का माइंडसेट नहीं चेंज करते हैं? क्या इस ओपिनियन में कहीं कोई बंदिश समाज को महसूस होती है? अफजल भाई, इससे पहले आप एक जुमला कहूंगा, सिर्फ उसका दिए कहेंगे। मुझे ये बता दीजिए, उस फतवे के बाद अगर 5 रिसेप्शनिस्ट मुसलमान औरतों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी हो तो मैं मान लूंगा आपकी बात कि मानसिकता बदल देते हैं। मेरा ख्याल है मेरी बात उन्होंने पूरी कर दी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यहाँ पर बैठे तमाम उन युवाओं से और लोगों से भी सवाल पूछेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं और उनको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा सकता है, समाज की तरफ से क्या किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब सीधे चलते हैं जनता के पास, जनता के सवालों उससे परिचय कराते हैं आपका। हमारे साथ हैं महमूद सानी साहब। मेरा सवाल मीम अफजल साहब से है, क्या आप ये नहीं समझते हैं कि मुसलमानों के पसमानगी में या पिछड़ापन में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और मुस्लिम क़यादत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत हद तक हैं, इसलिए कि ये समाज से अपने लोगों से कटे हुए हैं। मैं इस बात से बड़ी हद तक आपकी इत्तेफाक करता हूं कि मुसलमानों की पसमानदगी और उनको ऊपर ना उठने देने में बहुत हद तक मुस्लिम लीडरशिप का कसूर है जी। इसलिए कि वो लीडरशिप आमतौर पर अपनी पार्टियों से बंधी हुई है, वो अपनी पार्टी के प्रोग्राम और मनसब को और उनकी मामलात को और उनके प्रोग्रामों को अव्वलियत देते हैं और मुसलमानों के फलाह बहबूद की उनका मामला ज़रा बाद में आता है। जी, अगला सवाल पंकज। मेरा क्वेश्चन वासिफ साहब आपसे है, आपने एक स्टेटमेंट दिया भी कि अगले 25 वर्षों के लिए मुसलमानों को 10% आरक्षण दिया जाए। जब भारत आज़ाद हुआ तो दलितों के लिए हमने आरक्षण दिया, आज भी उनकी स्थिति तस की तस है। आप मुसलमानों को आरक्षण देके समाज को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा है कि भाई, क्या मैं अगर 15% एससीज को, 7.5% एसटीज को दिया गया, 27% अगर ओबीसीज को मंडल के तहत दिया गया, तो क्या ये भारत को तोड़ने की कोशिश थी या जो पसमानदा लोग थे, पिछड़ा वर्ग था, उसको ऊपर उठाने का प्रयास था? अगला सवाल पूछिए। मेरा सवाल खान साहब से है, जो कि सरकार के नुमाइंदे के रूप में भी हैं। आपने कहा कि मुस्लिम समाज सरकार से सहमत हो, उसके साथ जुड़े, कैसे जुड़ेगा?
जब मुसलमान तबका कुछ करने की सोचता है तो 5,000 से ज़्यादा मुसलमान आज इलीगल अरेस्टिंग में हैं, गिरफ्तार हैं। पिछले 15 दिनों से हर रोज़ उर्दू अखबारों के फ्रंट पेज पे खबर छपती है, ये मुसलमान 5 साल बाद रिहा, ये मुसलमान बाइज्जत 10 साल बाद रिहा, ये मुसलमान बाइज्जत 6 साल बाद रिहा। क्या हमें आप ये सिला दे रहे हैं और हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम सरकार का सपोर्ट करें? इसलिए हमें वो दीजिए, हम कहते हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दीजिए, हम आरक्षण नहीं मांग रहे। मैंने पहले ही कहा कि जो अरेस्ट हो रहे हैं ये गलत है, ये एक ह्यूमन वायलेशन हो, राइट वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहा है। इसे मैंने ये नहीं कहा कि हम आपका सहयोग दो इसमें, मैं इस तरह कहूँ कि हुकूमत को ये मुल्क हमारा है, हर एक का है, ये यहाँ हर एक के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, अपने राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हासिल करने की ताकत पैदा करो, मैं ये कर रहा हूँ सब। अब ये जो मामला जो है इलीगल अरेस्ट का, इसमें जो ज़्यादतियाँ हो रहे हैं, यानी कि किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हैं, उसका ट्रायल फास्ट होना, जैसा कि आजकल तो क्या आप फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग करते हैं या उसको मुहैया कराने के लिए अपनी सरकार की तरफ से वादा करते हैं? हम ये कोशिश भी कर रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कशंस भी हो रहे हैं। मेरा क्वेश्चन रहमान सर से है, जैसे अभी हम लोग एक घर लेने की सोच रहे थे, मैं और मेरी फैमिली, तो हमने गाज़ियाबाद के चिपियाना एक एरिया है वहाँ पे एक घर देखा, तो वो घर इस वजह से हमें नहीं दिया गया क्योंकि मैं एक मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। तो क्या आपकी सरकार ने कभी इस तरह का कोई कदम उठाया या कानूनी संरक्षण देने की कोशिश की है? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या अभी किसी माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, इसी ऐसे जो कंप्लेंट्स होते हैं उनको आप कंप्लेंट देना चाहिए या मिनिस्ट्री को कंप्लेंट देना चाहिए? ये जो समाज का माइंडसेट, हम इस वक्त यही बात कर रहे हैं कि माइंडसेट, अब ये आतंकवाद का जो माइंडसेट मुसलमानों की तरफ है, अब जैसा कि फेमस है कि बॉम्बे में शबाना आजमी को घर नहीं दिया गया, तो ये ऐसे बहुतेरे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसी आपको नहीं दे रहे मकान, अब हमारी मिनिस्ट्री से आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ग्रीवेंस सेल है हमारे पास, ग्रीवेंस सेल में लिख सकते हैं। हम जल्दी ही एक 1-800 नंबर जारी करने जा रहे हैं, जहां से जिसके भी समाज के जुड़े हुए लोग हैं उनसे जो भी शिकायतें हैं वैसे कि हम उसके साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम जावेद अख्तर है और माइंडसेट की काफ़ी बातें हो रही हैं। तो जैसा कि हमारे सामने आया कि सबसे बड़ा माइंडसेट जो पैदा किया है वो मीडिया ने पैदा किया है। शाम को पुलिस किसी को डिटेन करती है, सुबह को आतंकवादी, उसके खिलाफ लिखा जाता है। तमाम जो चीज़ें होती हैं वो उसके खिलाफ लिखी जाती हैं, लेकिन जब वो बाइज्जत बरी होता है तो तब वो बुलेट्स नहीं बनते, उससे पहले तक 72 पॉइंट्स की हेडिंग दे दी जाती है। तो माइंडसेट वहाँ पैदा होता है, तो फिर कैसे होगा? माइंडसेट कैसे बदला जाएगा? माइंडसेट बनाने में भी या सही माइंडसेट लाने में भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। ये आपने सही कहा कि इस पे तनकीद भी हुई है, क्रिटिसिज्म भी हुआ है। हम मीडिया को कंट्रोल नहीं करना चाहते, मगर मीडिया को जिम्मेदार होना चाहिए। जी, जिम्मेदार मीडिया कैसे बने? नहीं, जिम्मेदार मीडिया बनने के सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मीडिया में ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो सोसाइटी जैसी है मीडिया भी वैसी हो रहा है, पॉलिटिशियन जैसे हो रहे हैं। तो जो एक माइंडसेट है एंटी मुस्लिम, और 1977 से शुरू हुआ वो, जबकि एक ऑर्गेनाइजेशन विशेष के लोग ताकत में आए। और आज दुर्भाग्य ये है, यू नो एंड आई नो, कि हम लोग जो सेकुलर जर्नलिस्ट हैं माइनॉरिटी में हैं, तो इसके लिए हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। जी, हम लोग पत्रकारिता में माइनॉरिटी, ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो हुकूमत करेगी तो हुकूमत में वही लोग बैठ चुके हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जुडिशरी हो, वही लोग बैठे हैं जो मुसलमान, जिनको आतंकवादी ही लगता है। तो इसके लिए इसमें यह होना चाहिए कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे प्रिंट मीडिया को देख रही है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक संगठन का गठन होना चाहिए, और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं उनको ही उसके अंदर बैठ के एक आचार संहिता जो है बिल्कुल उसको बनाना चाहिए। अरे उसमें ब्यूरोक्रेट वही आके बैठ जाएगा, वो पॉइंट सेट वाला। सुनिए, उसका जवाब इनके पास है। ये कर सकते हैं रहमान भाई अगर चाहें तो, कि इनके यहाँ एक ऐसे कुछ एक संगठन, नॉन गवर्नमेंटल संगठन आप बना दें, जो मीडिया कम्युनल एंगल से
बात करता है उसको एक्सपोज करने का काम माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ले ले कि भाई ये लोग हम लोग करेंगे ना, हम तो करते हैं। आपने मुझे सुझाव दिया है, इसके ऊपर गौर करूंगा। बिल्कुल करिए। जरूर। उम्मीद है कि इससे देश में मुसलमानों के प्रति जो माइंडसेट है उसको बदलने में कुछ मदद मिलेगी। एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी। सस्पेंशन के बेसिस पे अरेस्ट हो रहे हैं, नहीं, मैं जो इतना बात बड़ा कदम उठा रही है गवर्नमेंट, नहीं, और यहाँ पे श्योर हैं हम कि आईबी हेड अगर एक चुना गया और ऐसे और मुस्लिम मिनिस्टर्स आते हैं हमारी गवर्नमेंट के मेंबर बनते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। जब हम पॉजिटिव श्योरिटी के साथ नहीं जा रहे हैं तो नेगेटिव स्टेप इतनी जल्दी क्यों हम फॉलो करें? नहीं, मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि एक आईबी चीफ को मुसलमान बनाने से बहुत तब्दीलियां आ जाएंगे, मगर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि हम भी मुल्क के उतने हिस्सेदार हैं, हर पोस्ट के लिए हम जिम्मेदार हैं। यही एक मैसेज हुकूमत ने दी है कि हर पोस्ट पे हर कौम के लोग आ सकते हैं, कि इसमें कोई नहीं, ये मैसेज देने के लिए वो सही मैसेज है। मगर ये कहना कि पूरा माइंडसेट एक आईबी के चीफ आ जाने से वो जो आईबी में माइंडसेट है वो पूरा तब्दील हो जाएगा। अमृता जी, बस मैं एक जुमले में एक भी बात कहना चाहूँगा, भीख नहीं शिरकत और बराबरी और इज्जत, इस सब में सब कुछ माइनॉरिटी इसलिए छुपा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि भीख नहीं शिरकत, भीख नहीं चाहिए, शिरकत चाहिए, बिल्कुल, और बराबरी चाहिए और इज्जत चाहिए। जी, एक सवाल और ले लेते हैं। आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम जैनब है और मेरा सवाल अख्तर सर से है। सर, बेसिकली मेरे हिसाब से ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो माइंडसेट की वजह से है। अगर कोई मुस्लिम कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जैसे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, तो उसे टेररिस्ट एक लाइन में कह देते हैं, पर नेक्सलाइट्स तो बहुत ही कुछ करते रहते हैं, उन्हें तो नहीं कहते। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपने लेवल पे मैं इस माइंडसेट को कैसे चेंज करूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स की नहीं सल्यूशन की बात होनी चाहिए। तो सर, मैं सल्यूशन चाहती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात तुमने कही और मैं समझता हूँ। देखिए, सीधी सादी बात ये, हम भी यही चाहते हैं और हमारा भी यही निवेदन है क्या मैं अमृता राय जी के क्या मैं माध्यम से, कि जब आसाम में कोई हिंसा होती है तो कहा जाता है रीजनल इम्बैलेंस है, जब सेंट्रल बिहार में होती है तो कहा जाता है कि ये सोशल इनइक्वलिटी की वजह से है, जब झारखंड में और छत्तीसगढ़ में होती है तो कहा जाता है कि ये सोशल डिस्पैरिटीज़ की वजह से है। लेकिन जैसे ही पंजाब में या कश्मीर में कुछ हो तो वो सिख और मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। मैं समझता हूँ दो तरह के मापदंड नहीं होने चाहिए, चीज़ों का देखने का एक ही नुक्ते नज़र होना चाहिए। और एक आखिरी बात मैं तुमसे कहूँगा, मैं मुसलमान नौजवान के अंदर क्रिकेट के 12वें खिलाड़ी की मानसिकता नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं मुसलमान 12वां खिलाड़ी ना हो बल्कि 11 खिलाड़ियों के अंदर अपनी टीम का हिस्सा हो, तो फिर आरक्षण की बात नहीं होगी और किसी रिजर्वेशन का सवाल नहीं होगा। जी, तो कुल मिलाकर ये है कि चीजों को देखने का अगर एक ही नजरिया हो तभी समग्र समाज का विकास हो सकता है, और तभी ये जो मुस्लिम समाज के जो सरोकार हैं, जो मुद्दे हैं, उसका भी हल निकाला जा सकता है। उम्मीद है कि आज की बहस से कुछ न कुछ माइंडसेट में बदलाव जरूर आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।